हम सभी एक नारा आज प्रायः सुनते हैं जो सबकी जुबान पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अच्छा, ये नारा भी मजेदार है। ये सबका साथ से शुरू होता है, फिर सबके विकास तक पहुंचता है, और विकास से फिर विश्वास की यात्रा करता है, और विश्वास से फिर प्रयास करने के एक अनुरोध की ओर ये नारा बढ़ चला है। हम सभी जानते हैं कि भारत देश दुनिया के सर्वाधिक प्रबुद्ध देश में, सुविज्ञानी देश में, समृद्ध देश में शुमार हुआ करता था। अभी एक किताब कुछ दिनों पहले चर्चा में बहुत आई। उसमें यूरोप के एक बड़े इतिहासकार ने लिखा है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ए मिलेनियर पर्सपेक्टिव। उसमें उन्होंने विश्व के इतिहास में आर्थिक परिदृश्य पर विचार करते हुए देखने की कोशिश किया कि दुनिया में जो कुल जीडीपी थी उसमें किन किन देशों की क्या भागीदारी थी। तो जो तथ्य निकल कर आया, भारत 180 से लेकर 1500 एडी तक जो कुल जीडीपी दुनिया की थी उसमें 66% की भागीदारी करता था। और ये 66% से हम घटते 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 आज हम सिमट करके 2 से 3% के बीच में कहीं पर है। हम सभी को समझना होगा कि एक इतनी समृद्ध विरासत वाला देश, जिसके पास आर्थिक समृद्धि भी थी, जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान भी था, जिसके पास विज्ञान भी था, जो मानवीय मूल्यों की उदात्त पराकाष्ठा पर बैठा हुआ था, जो जड़ चेतन के बीच समन्वय की अवधारणा पर काम करता था, जो संपूर्ण सृष्टि के पंच तत्वों के संतुलन पर कार्य करते हुए दुनिया की इस धरती की प्राचीनतम सभ्यता में विराजमान है, उस देश के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज यह देश वंचना, अभाव, पीड़ा, उपेक्षा के रूप में तमाम जगहों पर चर्चा का विषय बना रहता है। हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएंगे और 2014 से अगर हम बात करें तो एक राजनीतिक कायांतरण, एक राजनीतिक परिवर्तन, एक सत्ता हस्तांतरण जो भारत में होता है। और हम सभी जानते हैं कि उस अवधि तक भारत में तमाम विदेशी लोग आते थे, पर्यटक आते थे, और भारत को नंगे लोगों का देश, भूखे लोगों का देश, सपेरों का देश, वंचना और अभाव से ग्रसित देश, भूख और प्यास से जूझता देश, बेरोजगारी और पीड़ा में संघर्ष करता देश। हम और थोड़ा सा 14 के पीछे जाते तो एक समय ऐसा भी आया था कि हमारे देश को कुछ थोड़े से डॉलर लेने के लिए अपने खजाने का सोना भी गिरवी रखना पड़ा। हमारी शाख इतनी नीचे जा चुकी थी। लेकिन हम इस सारी समस्याओं में विस्तार से न जाते हुए, हम सभी जानते हैं कि समस्याओं पर इस देश में बहुत चर्चा हुई। हम समाधान की बात करते हैं, और जब समाधान की बात आती है तो मोदी की इरा, जो मोदी इरा बोलते हैं, मॉडिफाइड इंडिया बोलते हैं, नया भारत बोलते हैं, उस ओर हम आते हैं। 2014 में जब सत्ता का अंतरण होता है तो भारत के स्वरूप में, भारत के चरित्र में, भारत के व्यक्तित्व में, भारत की जो रूपरेखा है उसमें एक कायांतरण दिखता है। वो शारीरिक कायांतरण भी है, और आत्मिक भी है, भौतिक भी है, और आध्यात्मिक भी है। आप देखेंगे कि आज वही भारत देश दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में शुमार होने लगा। अभी समय 7 वर्ष से थोड़ा सा ज्यादा बीता है। हम एक छोटी सी घटना का जिक्र करेंगे कि अभी कुछ दिनों पहले यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हुआ, और उन्होंने एक बात रखी कि जब कोई भी संस्था समय पर अपने यथोचित व्यवहार नहीं करती, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करती, अपनी भूमिका अदा नहीं करती, अपने जवाबदेही को नहीं महसूस करती, उस सब संस्था का औचित्य भी सवाल के घेरे में आ जाता है। और वो संस्था यूनाइटेड नेशन को लेकर उनका इशारा था। हम सभी जानते हैं कि हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान को लेकर के जो समस्या है, जिस तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ये सारे विषयों पर प्रधानमंत्री की बात उस दिन सुनने को मिला। मैं वैदेशिक नीति पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं प्रधानमंत्री जी के विदेश में जो कार्य व्यवहार है उस पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि भारत देश बहुत कम समय में विश्व में इतनी बड़ी धाक और शाख कैसे स्थापित कर पाया। क्योंकि हमारे पास एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, हमारे पास एक मजबूत राजनीतिक दृष्टि थी, हमारे पास एक दूरदृष्टि है, हमारे पास एक सपना है। और वो सपना क्या है? वह सपना है एक श्रेष्ठ भारत बनाने का सपना। वह सपना है रीडिस्कवरी का सपना। भारत की एक पुनर्खोज हो रही है, भारत की एक पुनर्स्थापना हो रही है। एक भारत जो राम का भारत था, एक भारत जो कृष्ण का भारत था, एक भारत जो बुद्ध का भारत था, एक भारत जो महावीर का भारत था, एक भारत जो महाजनपद काल का भारत था, एक भारत जिसमें कालिदास की उपमाओं से इस देश को जाना जाता था, वह भारत जो सत्य हरिश्चंद्र के ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता था, वो भारत भटकते भटकते कहाँ आ गया था और फिर अपनी राह पर कैसे आ रहा है।
जब एक श्रेष्ठ भारत खड़ा हो रहा है, एक श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश खड़ा हो रहा है, एक श्रेष्ठ त्रिपुरा खड़ा हो रहा है, हमारे देश के छोटे-छोटे राज्य जब समृद्ध और मजबूत हो रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इस देश में आम आदमी की भी जिंदगी बदलने वाली है। आज हम लोग जब इस बात कर रहे हैं इस विषय पर कि सरकार के चिंतन में सामाजिक संगठनों की क्या भूमिका है, तो हम बहुत स्पष्ट करना चाहेंगे कि किसी भी सरकार की सफलता उसमें है कि उसे कम से कम काम करना पड़े। जो मोदी जी का एक शब्द है, मैं उस शब्द को ही बोल लूं तो ज्यादा अच्छा है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। सरकार अगर सुबह से शाम तक आपकी जिंदगी में ताक झाक करती रही, आपको सुबह से शाम तक पकड़ के बैठे, आपकी उंगलियां पकड़ के चलाए, तो अच्छी सरकार नहीं है। सरकार अच्छी वो मानी जाती है जो सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे और ज्यादा से ज्यादा परिणाम दे सके। प्रभाव उत्पादक सरकार हो, डिलीवरी करने की क्षमता हो सरकार में, लोगों की जिंदगी बदलने की क्षमता हो सरकार में, लोगों के सपने को साकार करने की क्षमता हो सरकार में, लोक कल्याणकारी राज्य को जमीन पर उतारने की क्षमता हो सरकार में। वंचित, पीड़ित, परेशान, उपेक्षित, अंत्य, सीमांत, मजदूर, किसान, महिलाएं और दिव्यांग, इनकी जिंदगी में कैसे एक चांदनी रात आ सके, उनके चेहरे पर कैसे एक मुस्कान आ सके, उनका जीवन कैसे एक मानव एक गरिमापूर्ण मानव का जीवन बन सके, ऐसी अवधारणा को जमीन पर कैसे उतारा जाए, ऐसी सोच को जमीन पर कैसे लाया जाए, ऐसी सोच को एक अच्छी नीतियों में कैसे तब्दील किया जाए, ऐसी नीतियों को अच्छी योजनाओं में कैसे बदला जाए, ऐसी योजनाओं को जमीन पर प्रभावी तरीके से कैसे उतारा जाए। अगर इसके लिए कोई एक शब्द बोलना हो तो मैं बोल सकता हूं, मॉडिफाइड इंडिया, मोदी में भारत। मैं मोदी की प्रशंसा करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन एक मानव मन है, सहज है। जब आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ बढ़िया लगता है, कुछ सुखद लगता है, कुछ अनुकूल लगता है, कुछ आपके सपनों को पंख देने वाली बात लगती है, तो प्रशंसा के शब्द भी निकल पड़ते हैं, जो स्वाभाविक प्रस्फुटित होते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भारत के वैभवशाली इतिहास में एक काल था मौर्य काल का। मौर्य काल में लोकतंत्र अपने उत्कर्ष पर था। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा कि इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का जन्म भारत में हुआ। लोकतंत्र भारत में प्रौढ़ हुआ, विकसित हुआ और हमने लोकतांत्रिक सरकारों का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया मौर्य काल में। मौर्य काल में आचार्य चाणक्य की कौन नहीं जानता है? चंद्रगुप्त सम्राट की चर्चा कहां नहीं होती है? मैं दो तीन बातें वहां से लेना चाहता था कि जो सबका साथ है, जो सामाजिक संगठनों का साथ है, जो जनता की भागीदारी है, कितनी महत्वपूर्ण है। अन्नागार की एक बात मैं यहाँ करना चाहूंगा कि मौर्य काल में अन्नागार के कई अवशेष मिले हैं, खुदाई में भी मिले हैं और कुछ किताबों में भी चर्चा हुई। मैगस्थनीज ने भी उसकी चर्चा की है और कई पश्चिम देश के इतिहासकारों ने भी इसकी बात की। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत जैसा देश जिसमें मौसम की विविधता है, जलवायु की विविधता है, जलवायु की अनिश्चितताएं भी है। मैगस्थनीज लिखते हैं कि भारत में मौर्य काल में कभी अकाल नहीं पड़े, कभी दुर्भिक्ष नहीं आया और अगर कभी आ भी गया थोड़े बहुत समय के लिए, तो वहां पे सामुदायिक प्रबंधन से अन्नागार होते थे। उस अन्नागार में समाज के जो समृद्ध लोग थे, जिनके पास अधिक पैदा होता था, जो उनके पोषण भरण पोषण से अतिरिक्त होता था, वो वहां सामुदायिक रूप से इकट्ठा करते थे। मित्रों, समाज के साथ के बिना कोई भी स्वस्थ देश नहीं बन सकता, समृद्ध राष्ट्र नहीं बन सकता। चाहे मौर्य काल की बात हो, चाहे विजयनगर साम्राज्य की एक छोटी सी बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा। आज भी आंध्र प्रदेश में जाइए आप, तो सिंचाई को लेकर तालाबों के प्रबंधन की जो व्यवस्था है, वो मध्यकाल और उसके पहले से चली आ रही है। विशेष रूप से उसकी जो पूर्व पीठिका है, उसकी रचना विजयनगर साम्राज्य में होती है, जहां तालाबों के प्रबंधन को लेकर, तालाब में जो कुल पानी है उसके बंटवारे को लेकर न्याय सम्मत तरीके से हर खेत को पानी पहुंच सके, ये चिंतन भी समाज में रहा है। हम सभी जानते हैं कि हम जिसके लिए समाधान लेकर आ रहे हैं, अगर वो जिसकी पीड़ा हम दूर करने के लिए योजनाएं बनाते हैं, जिसकी पीड़ा को हम लोक कल्याण की योजनाओं के माध्यम से दूर करने की अवधारणा लेकर आते हैं, अगर वह व्यक्ति नीति निर्माण में उसकी भागीदारी हो जाए, जिसको एक आजकल अंग्रेजी में शब्द चलता है पीपुल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। तो जन भागीदारी अगर नीति निर्माण में होती है, जन भागीदारी अगर योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान होती है और जन भागीदारी अगर योजनाओं के मूल्यांकन में होती है, तो स्वाभाविक है कि एक समीचीन योजनाएं, प्रासंगिक योजनाएं बन पाती हैं। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब भी कोई भी समाज होता है, वो समस्या मुक्त कभी नहीं होता। जब भी हम कोई समाधान परोसते हैं, हर समाधान की अपनी मर्यादा होती है, हर समाधान की अपनी एक सीमा होती है, हर समाधान कुछ चुनौतियों से भरा होता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब समस्याएं समाज के द्वारा पैदा होती हैं,
तो उसका समाधान सरकारें कभी सफलतापूर्वक नहीं कर पाती। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि टिकाऊ विकास का मार्ग प्रशस्त हो, श्रेष्ठ भारत खड़ा हो, जगत गुरु भारत खड़ा हो, विकसित भारत खड़ा हो, जन जन हमारे जो है वो मूलभूत आवश्यकताओं से संतृप्त हो, संपूरित हो, समृद्ध हो, किसी भी व्यक्ति के बीच में गरिमापूर्ण जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, चाहे वो वस्त्र की बात है, भोजन की बात है, औषधियों की बात है, शिक्षा की बात है, सड़कों की बात है, संचार की बात है, रोजगार की बात है, और रिक्रिएशन, मनोरंजन, सुखपूर्ण जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, उसकी सुख सुविधाओं, आवास से लेकर के वाहन तक की बात हो, ये चीजें तभी हो सकती हैं जब हम उसमें कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ खड़े हों। यहाँ एक बात मन में आती है कि जो विकसित देश है, अगर मैं यूएसए की बात करूं, जो दुनिया के सबसे विकसित और समृद्ध और शक्तिशाली देश के रूप में जाना जाता है, तो वहां पर सरकारों के काम बहुत सीमित हो गए हैं। एक वहां नियामकीय कार्य सरकारें करती हैं, रेगुलेटरी का काम करती हैं, सरकारें फैसिलिटेटर का काम करती हैं। यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आपकी भूमिका उस समय बढ़ जाती है जब समस्या पैदा करने में आपका योगदान हो। मैं बार बार अपने मित्रों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, देश के नागरिकों के बीच में प्रार्थना करता हूं कि अगर भारत की भूमि पर 80 करोड़ लोग कोई समस्या पैदा करते हैं, तो सरकार में बैठे हुए 80 कैबिनेट मिनिस्टर उसको नहीं दुरुस्त कर सकते हैं। अगर 80 करोड़ लोग समस्या को उत्पन्न करने में भागीदारी करते हैं, तो बिना जन आंदोलन के, बिना उनकी भागीदारी के वो समस्याएं दूर नहीं हो सकती है।